नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का कोर टेक क्लासेस पे स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर का पार्ट 4, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 36 टू 50 कवर करेंगे। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। स्टेटमेंट 1 इज सेइंग लार्ज पावर ट्रांसफार्मर टेस्टिंग अंडर फुल लोड करंट इज नॉट पॉसिबल। दिस इज ऑफ कोर्स ए राइट स्टेटमेंट because friends, if you will see, you will find that large power transformer having rating in MVA, so it is not feasible कि इनका टेस्टिंग फुल लोड पे लेबोरेटरी लेवल पे किया जा सके। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इनको शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं ट्रांसफार्मर का, जिससे हमें ISC मिल जाता है। उसके अकॉर्डिंगली हम आई रेटेड निकाल देते हैं। ठीक दोस्तों, तो स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ सेकेंड question number 37. A single phase 2 winding transformer is designed to operate 400/200 volt 50 Hz. If the HV side is now energized from 400 volt 40 Hz source, the no load LV side voltage would be. Now it is asking about no load voltage. Okay friends, no load voltage LV side. Suppose this is the transformer. This is the transformer. In case 1 it has given 400 volt this side HV side, और LV side कितना दिया था 200 volt. नाउ पहले ऑपरेट कर रहा था 50 हर्ट्ज पे, अब बोल रहे हैं कि अगर ऑपरेट करे 40 हर्ट्ज पे तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज मीन्स LV साइड वोल्टेज। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं जो हमारा फ्लक्स डेंसिटी होता है प्रोपोर्शनल होता है V/F के, और V इस हिसाब से प्रोपोर्शनल हो जाएगा V इंटू एफ। अभी क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर होता है कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस है। कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी मीन्स जो भी प्राइमरी का हमारा फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगी, सेम वही क्या होगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी सेकेंड साइड, ट्रांसफ़र हो जाएगी सेकेंड साइड। तो अभी क्या है, यहाँ 50 हर्ट्ज था, अभी 40 हर्ट्ज हो गया, सेम 40 हर्ट्ज इधर भी आएगा। फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। अब सेम वोल्टेज रखने के लिए हमें 200 वोल्ट जो कि पहले था, उसे रखने के लिए हमें क्या करना होगा, कोर की फ्लक्स डेंसिटी को बढ़ाना होगा। तो अल्टीमेटली क्या होता है दोस्तों, लो फ्रीक्वेंसी जब होती है तो कोर की फ्लक्स डेंसिटी बढ़ जाती है और सेकेंडरी वोल्टेज हमारा क्या होगा, सेम होगा इस केस में। ठीक, तो इसका ऑप्शन होगा 200। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। ये 100 VA 120/12 volt transformer is to be connected so as to form a step up transformer. A primary voltage of 120 volt is applied to the transformer. What is the secondary voltage of transformer? Now secondary voltage, it is asking about secondary voltage. Okay, so ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर इससे फॉर्म करना चाह रहे हैं। ओके, कैसे करेंगे, एक ऑटो ट्रांसफार्मर बनाएंगे, इसमें 2 वाइंडिंग को ऐसे हम ऐड करेंगे। ठीक, ऐसे मान लीजिए हमने ऐड कर दिया। अगर यहाँ की वैल्यू, अगर ये क्या है, ऐसे बनाएंगे, इसको सेकेंडरी अगर हम मानेंगे तो ये हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ओके, तो स्टेप अप बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप अप कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स, ये हमारी तो वाइंडिंग रहेंगी, प्राइमरी में एक सिंगल वाइंडिंग, इधर दोनों वाइंडिंग यूज करेंगे। यहाँ मान लीजिए अगर 120 वोल्ट है तो सेम यहाँ भी क्या होगा, 120 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट की वाइंडिंग यहाँ ले लिए। अगर यहाँ पे 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेगा, सीरीज एडिटिव पोलैरिटी के फॉर्म में,
और एक बनेगा सीरीज सब्सट्रैक्टिव और ऑपोजिशन फॉर्म में। एडिटिव पोलैरिटी में क्या होगा फ्रेंड्स, अगर यहाँ इसका डॉट है यहाँ इसका डॉट है तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और अल्टीमेटली सेकेंडरी वोल्टेज मिलेगा 132 वोल्ट। अगर इसका डॉट यहाँ है लेकिन दूसरे का यहाँ हो गया तो हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 108। हमें अब यहाँ पे ऑप्शन देखना पड़ेगा, ऑप्शन के हिसाब से हमें टिक लगाना पड़ेगा। ऑप्शन में 130 वोल्ट इज प्रेजेंट, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। In a transformer, the core loss is 100 watt at 40 hertz and 72 watt at 30 hertz. Then eddy current and hysteresis losses at 50 hertz respectively are. Now it is asking the eddy current separately. Okay, eddy current loss जिसको हम PE से डिनोट कर सकते हैं, then hysteresis loss इसको PH से डिनोट कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स वी नो द कोर लॉस इज इक्वल टू सम ऑफ हिस्टेरेसिस लॉस एंड हिस्टेरेसिस लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ओके, प्लस सम ऑफ द ईडी करंट लॉस विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब इसमें हम वैल्यू रखते जाएंगे, 2 इक्वेशन बनाएंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कांस्टेंट ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। उस हिसाब से हम फर्दर 50 हर्ट्ज पे दोनों लॉसेस को मीन्स हिस्टेरेसिस लॉस और ईडी करंट लॉस को सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं। आइए, इक्वेशन 1, पहला लॉस दिया है 100 इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी पहले दिया है 40 हर्ट्ज, सो ए इंटू 40 प्लस b into 40 square, this will be the equation 2. And in second case what it is saying, it is saying now loss becomes 72 watt and frequency 30 hertz, so this is the equation 3. By solving 2 and 3 we will get value of A and B. Then finally अब पूछा है losses, तो P is equal to how much, B into 50 का स्क्वायर एंड PH is equal to A into 50 का स्क्वायर। इसको आप देखेंगे फ्रेंड्स तो पाएंगे ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ए और बी की वैल्यू कहाँ से आएगी, इन दोनों को सॉल्व करने पे। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, ए वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर हैविंग 2% रेजिस्टेंस एंड 5% ऑफ रिएक्टेंस, फुल लोड, 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, सो व्हाट विल बी द वोल्टेज रेगुलेशन। ओके, वोल्टेज रेगुलेशन पूछ रहा है। वोल्टेज रेगुलेशन कैसे निकालेंगे, लैगिंग पावर फैक्टर का वोल्टेज रेगुलेशन फार्मूला क्या होता है, वी आर परसेंटेज इज इक्वल टू परसेंटेज रेजिस्टेंस एंड कॉस फाई प्लस परसेंटेज रिएक्टेंस साइन ऑफ फाई। यहाँ पे अगर निगेटिव साइन हम ले लेंगे तो हो जाएगा फॉर लीडिंग पावर फैक्टर। ओके फ्रेंड्स, so now put the value, all value has been given, so percentage R is 2% and cos of phi 0.8 plus 5% of reactance into sin phi. How you will calculate sin phi, sin phi is equal to under root 1 minus cos square phi, so you will get 0.6, 0.6 is the value. Now finally we'll get 4.6%. So this will be the voltage regulation of transformer. Next question, question number 41. If the percentage impedance of the two transformers working in parallel are different, then what will be the effect, it is asking.
So nothing will be the effect friends, only x by r ratio, r by x ratio will change. So what will happen, power factor, maybe one transformer will close to unity power factor and other is nearer to zero power factor. मतलब पावर फैक्टर क्या होगा, वेरिएशन होगा, लोड शेयरिंग जिसके अकॉर्डिंगली क्या होगी, चेंज हो जाएगी, सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होने लगेगी, लॉसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन पैरेलल ऑपरेशन हो सकता है. इट इज़ पॉसिबल टू ऑपरेट two transformers in parallel condition while their impedance does not same. So option D will be the correct answer. Parallel operation will still be possible. Okay. Now next question number 42. 42 is saying a time varying flux causes an induced electromotive force. What law does this statement present? आप सभी जानते हैं फैराडे लॉ. तो फैराडे लॉ इज द करेक्ट आंसर. क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होता है. जहाँ पे निगेटिव साइन क्या दिखाता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिससे जनरेट हुआ है उसी कॉज का अपोज करेगा. कॉज इफेक्ट, व्हाट इफेक्ट अपोजेस कॉज. ओके, जो भी इफेक्ट आया वो कॉज का अपोज करेगा. इसी को लेके लेंज ने एक नियम बना दिया जिसे लेंज लॉ बोलते हैं. ठीक. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43. दिस इज आल्सो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन. सो स्टेटमेंट वन इज सेइंग साइज ऑफ पावर ट्रांसफार्मर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑपरेशन फ्रीक्वेंसी. Size of power transformer is inversely proportional to the operational frequency. Of course, this is a right statement. Why? Any electrical equipment size matter on the frequency. If frequency will increase, size of any electrical equipment will reduce. Okay, so option 1 will be the correct answer. इसलिए आप देखते होंगे एयरक्राफ्ट में जो ट्रांसफार्मर यूज होता है 400 हर्ट्स उसमें हम फ्रिक्वेंसी यूज करते हैं, जबकि अपना डोमेस्टिक लेवल का जो ट्रांसफार्मर होता है डोमेस्टिक सप्लाई या इंडस्ट्रियल सप्लाई का वो 50 हर्ट्स पे काम करता है. क्योंकि एयरक्राफ्ट में वेट मैटर करेगा इसलिए हम उसे स्पेशल डिज़ाइन करते हैं 115 वोल्ट 400 हर्ट्स. ओके फ्रेंड्स. नाउ स्टेटमेंट 2, कॉपर लॉस इज प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी. दिस इज़ अ रॉन्ग आंसर, रॉन्ग स्टेटमेंट. वाई? आप सभी जानते हैं जो वाइंडिंग रिएक्टेंस होता है, वाइंडिंग रिएक्टेंस वो इंडक्टिव नेचर का होता है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्वेंसी के. अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो रिएक्टेंस बढ़ेगा, अल्टीमेटली जेड बढ़ जाएगा. जेड बढ़ेगा, आई रिड्यूस हो जाएगी. आई रिड्यूस होगी तो कॉपर लॉस क्या होगा, रिड्यूस होगा. ओके, सो कॉपर लॉस इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी? नो. फ्रीक्वेंसी देखिए बढ़ रही है तो कॉपर लॉस क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है. इसलिए दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी. सो ऑप्शन 1 इज राइट, ऑप्शन बी इज मीन्स स्टेटमेंट 1 इज राइट, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. Question number 44. In the core type 2 winding transformer, the low voltage winding is placed adjacent to the steel core in order to. अभी आप फ्रेंड्स देखेंगे अगर तो ये लिम्ब होता है. ठीक, इसमें लिम्ब के पास में लो वोल्टेज वाइंडिंग को हम राउंड करते हैं, उसके ऊपर हम हाई वोल्टेज वाइंडिंग को लगाते हैं. ऐसा इसलिए करते हैं दोस्तों क्योंकि जो इंसुलेशन लेवल होता है, ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलेटर, वो किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे. अगर हाई वोल्टेज होगा तो हाई क्वालिटी के इंसुलेटर चाहिए और ज़्यादा उसकी साइज भी चाहिए. तो हम क्या करते हैं, हम जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है उसको कोर के नज़दीक लगाते हैं, हायर वोल्टेज वाइंडिंग को उसके ऊपर लगाते हैं. उससे क्या होता है, इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट कम होती है और उससे हमारा कॉस्ट भी बच जाता है. तो इसका क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिक्वायर्ड.
Next question, question number 45. This is also statement type question. Statement 1 is saying, in the construction of a core type power transformer, the high voltage winding is placed around the low voltage winding in each limb. ओके, सेम जैसे ऊपर का था, तो ये करेक्ट आंसर है, करेक्ट स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो सेइंग, when the high voltage winding is placed around the low voltage winding in a core type transformer, only one layer of high voltage insulation is required in between coil. बिल्कुल सही दोस्तों. मान लीजिए दो कॉइल है, एक दूसरे के ऊपर इन्हें हमें लपेटना है. अगर ये लो वोल्टेज वाइंडिंग है, ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, कोर के पास जहाँ हम इनको ले जाके लपेटेंगे, मीन्स वाइंडिंग करेंगे, इनके बीच में कोई लेयर नहीं, यहाँ पे हमें एक लेयर चाहिए इन दोनों के बीच में इंसुलेशन का, तो हमारा एक लेयर से ही काम चल जाता है. तो स्टेटमेंट 1 इज आल्सो करेक्ट, 2 इज आल्सो करेक्ट, एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1. सो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ question number 46. Statement 1 is saying the magnetization curve of the actual power transformer is non-linear and its effect is to introduce high order harmonics in the magnetizing current. Okay, क्या बोल रहा है? magnetization curve of the actual power transformer is non-linear. Yes, of course, this is right. BH कर्व आप सभी जानते होंगे. BH कर्व आप देखेंगे तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा ना होके ऐसा होता है. ठीक, नॉन लीनियरिटी आ जाती है. सो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर. इससे क्या होगा? हार्मोनिक जनरेट होंगे. ठीक, हार्मोनिक जनरेट होंगे तो क्या होगा? अनवांटेड हमारी वैल्यू बढ़ेगी, लॉसेस बढ़ेंगे. ठीक, तो हम क्या करेंगे? अब स्टेटमेंट 2 पढ़ रहे हैं. द इफेक्ट ऑफ हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी कैन बी टेकन केयर ऑफ बाई मॉडिफाइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द फेजर इन्वॉल्व एंड द फेजर डायग्राम at the fundamental frequency with the assumption of a linear magnetization remain unaffected. गलत है फ्रेंड्स, ये गलत है. स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग आंसर, रॉन्ग स्टेटमेंट. ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47. दिस इज आल्सो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन. स्टेटमेंट 1 इज सेइंग द कोर लॉस इन ए ट्रांसफार्मर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड करंट. ठीक, लोड करंट के इंडिपेंडेंट, बिल्कुल सही है. कोर लॉस हमारे क्या हैं? कोर लॉस आर कांस्टेंट लॉस. ओके, कोर लॉस आर कांस्टेंट लॉस, डजंट डिपेंड ऑन लोड करंट. लोड कितना भी बढ़ाइए घटाइए, कोर लॉस कांस्टेंट होगा. दिस इज आल्सो नोन एज नो लोड लॉसेस, आयरन लॉसेस. ओके, स्टेटमेंट 2. The core is made up of thin lamination interleaves at the joint to avoid air gap. This is also correct. क्या होता है? थिन लैमिनेशंस का यूज करके बनाए जाते हैं जिससे एयर गैप को अवॉइड किया जा सके और ईडी करंट लॉस को भी कम किया जा सके. ठीक, क्योंकि ईडी करंट लॉस क्या होता है? थिकनेस स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है. थिकनेस कम होगी, ईडी करंट लॉस कम होगा. बोथ आर करेक्ट आंसर, बट there is no linking between statement 1 and statement 2. So option B will be the correct answer. Now question number 48. A 2000/200 volt 50 Hz single phase transformer has excitation current of 0.5 ampere and core loss is 600 watt. When HV side is energized by the rated voltage and frequency, the magnetizing current is. नाउ आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना दिया है एक्साइटेशन करंट. आई नॉट की वैल्यू कितना दिया है? 0.5 एम्पियर. आप जानते हैं एक्साइटेशन करंट जो होता है समेशन ऑफ कोर लॉस कंपोनेंट प्लस समेशन ऑफ मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट. ये क्या है? आई डब्ल्यू. ये क्या है? आई म्यू. ओके, सो नाउ इट इज आस्किंग अबाउट मैग्नेटाइजिंग करंट. आई नॉट साइन फाई नॉट की वैल्यू ये पूछ रहा है. ओके, यहाँ से ये दे रखे हैं कोर लॉस कितना है इनका? 600 वाट. तो कोर लॉस क्या होता है? WI इज इक्वल टू V0 I0
cos phi naught. So I naught cos phi naught is equal to Wi by V naught. Wi 600 divided by 2000, it will give us 0.3 एम्पियर. ओके, अब यहाँ इसकी वैल्यू इतनी आ गई, आई नॉट की वैल्यू पता है 0.5. सो आई नॉट साइन फाई नॉट कितना हो जाएगा, मैग्नेटाइजिंग करंट अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर माइनस आई नॉट cos phi naught square. So it will give the current of 0.4 ampere. Option D will be the correct answer. Next question, question number 49. A 250 kVA 11,000 volt slash 400 volt and 50 hertz single phase transformer has 80 turns on the secondary. What is the maximum value of flux? So guys, we know induced EMF is equal to 4.44 phi Fn, where phi is the maximum value of flux. So इधर से क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स. तो फाई एम इज इक्वल टू क्या पूछ रहा है, सेकेंडरी साइड. तो सेकेंडरी साइड का इंड्यूस्ड वोल्टेज डिवाइड बाई 4.44 इंटू एफ इंटू एन. नाउ विल सॉल्व दिस, विल गेट 400 डिवाइड बाई 4.44 into 80 into 50. So finally answer will be 22.5 milliweber. Milliweber, what is the unit of flux? फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर. इधर मिली वेबर में आ गया हमारा आंसर. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे. This is also belongs to same concept as we discuss earlier today. So this is the last question. Now in a normal operation of 400 volt 50 hertz transformer, the total iron loss is 2500 watt. When the supply voltage and frequency are reduced to 200 volt and 50 hertz respectively, the corresponding loss is 850 watt. The eddy current loss at normal voltage and frequency is. पूछ रहा है नॉर्मल फ्रिक्वेंसी मतलब जो 50 हर्ट्ज है और नॉर्मल वोल्टेज पे ईडी करंट लॉस क्या होगा. सबसे पहले जो आयरन लॉस होगा, जैसा हम पहले भी इसी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन में, टोटल जो कोर लॉस होता है वो हिस्टेरेसिस लॉस प्लस ईडी करंट लॉस के समेशन के बराबर होता है. ये क्या है, ये है पीएच हिस्टेरेसिस लॉस. ये क्या है, ईडी करंट लॉस. नाउ ये बोल रहे हैं द टोटल आयरन लॉस इज 2500 वाट 50 हर्ट्ज पे. ठीक, तो हम इक्वेशन बनाएंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे और दोनों सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालेंगे. आफ्टर दैट विल आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ पी ईडी करंट लॉस. इक्वेशन 1 हो गया. अब बोल रहे हैं 850 हो जा रहा है 25 हर्ट्ज पे, तो क्या होगा, 850 is equal to 25a plus 25 square into b. This will be the second equation. Now solve the both question and we'll get a is equal to 18 and b is equal to 0.64. Now put the value of b in any of the above equation. We'll get the value of eddy current loss. But it is asking eddy current loss at what, 50 hertz frequency and nominal voltage. So P is equal to how much, B into 50 का स्क्वायर. B की वैल्यू कितना है 0.64 इंटू 50 की स्क्वायर हो जाएगा 2500. So it will come around 1600 watt. So option C will be the correct answer. तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है दोस्तों. अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद.